सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा अलगाववादी भारत। जब हम भारत के बारे में पढ़ते हैं तो सभी जो चालाक लोग होते हैं वह भारत को इस प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे भारत में अनेकता में एकता दिखाई देती है, जबकि अनेकता में एकता होना ही असंभव होता है। जहाँ पर दोनों शब्द अपने विरोधाभासी शब्द की पहचान रखते हैं, वहाँ पर कोई कैसे कह सकता है कि भारत में अनेकता में एकता है। भारत में अनेकता में एकता संभव ही नहीं है। जहाँ एकता होती है वहाँ एकता होती है और जहाँ अनेकता होती है वहाँ अनेकता होती है। अनेकता के कारण ही समाज अलगाववाद में बैठता है। यानी कि जब समाज में अनेकता उत्पन्न होती है तो समाज अलगाववादी हो जाता है। आज जो पूरा भारत है वह इसी अलगाववादी मानसिकता से ग्रसित है, जिसके बारे में समाज को चिंता करनी चाहिए, राष्ट्र को चिंता करनी चाहिए, राज्यों को चिंता करनी चाहिए। जिस पर चिंता करनी चाहिए वह इस पर इसलिए चिंता नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं सभी का अपने अपने अलगाववाद से लगाव है। जहाँ पर सभी मनुष्य अपने अपने अलगाववाद को आस्था रूपी अंधविश्वास के सहारे अपना लगाव बना लेते हैं, मोह बना लेते हैं, तो वह लोग धीरे धीरे राष्ट्रवाद से, राष्ट्र से और राष्ट्र की इकाई से कट जाते हैं। भारत एक पूरा का पूरा अलगाववादी देश है। आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं क्यों और कैसे। जब हमने भारत को एक अलगाववादी देश बताया है तो हमें ये सिद्ध करना होगा कि भारत एक अलगाववादी देश कैसे है। क्योंकि जहाँ पर हम अलगाववाद की बात करते हैं वहाँ पर धीरे धीरे अलगाववाद से कट्टरवाद उत्पन्न होता है और कट्टरवाद से आतंकवाद उत्पन्न होता है। भारत में ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है, जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसे सरकारें नज़रअंदाज कर रही है, जिसे समाज नज़रअंदाज कर रहा है, वह है अलगाववाद। अलगाववाद किसी भी राष्ट्र के लिए इतना घातक होता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए उसी अलगाववाद को समझने का कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत अलगाववाद कैसे है। पहला कारण है उसका शिक्षा। भारत में अलग अलग प्रकार की शिक्षा पद्धति चल रही है। अलग अलग प्रकार की शिक्षा पद्धति से क्या होता है, मनुष्य में अलग अलग प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते हैं। भारत के अंदर लगभग लगभग 6 से 7 प्रकार की शिक्षाएं चल रही है। पहली है पौराणिक शिक्षा, दूसरी है वैदिक शिक्षा, तीसरी है मदरसा शिक्षा, चौथी है कॉन्वेंट शिक्षा, पांचवी है निजी शिक्षा और छठी है सरकारी शिक्षा। इस 6 प्रकार की शिक्षाओं के कारण ही जो भारत है वह एक 6 प्रकार की मानसिकता में दिखाई देता है बटा हुआ। क्योंकि क्या होता है, जिस राष्ट्र में एक समान शिक्षा नहीं होती वहाँ पर सभी मनुष्य एक दूसरे के अलगाववादी हो जाते हैं। पौराणिक समाज इन पांचों से घृणा करता है, वैदिक समाज धीरे धीरे इन पांचों से घृणा करता है, मदरसे का समाज धीरे धीरे इन पांचों से घृणा करता है, कॉन्वेंट का समाज धीरे धीरे इन पांचों से घृणा करता है, निजी व्यवस्था का समाज धीरे धीरे इन पांचों से घृणा करता है और उसी प्रकार जो सरकारी समाज है वह भी धीरे धीरे अन्य सभी से घृणा करने लग जाता है। यानी कि भारत में जो अलगाववादी होने का कारण है, पहला है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। जब तक भारतीय समाज में एक समान शिक्षा लागू नहीं होगी तब तक भारत का पतन होना, बर्बाद होना निश्चित ही समझना चाहिए। भारत में यह जो 6 प्रकार की शिक्षाएं चल रही है ये भारत के लिए अपने आप में ही घातक है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि भारत में पौराणिक, वैदिक, मदरसा, कॉन्वेंट, निजी और सरकारी, यह 5 6 की 6 जो शिक्षाएं हैं इन सबको सरकारी मान्यता प्राप्त है। यानी कि सरकार अपने आप में ही चालाकी कर रही है इन सबको सरकारी मान्यता प्राप्त करके। जबकि इन 6 में से जो राष्ट्र के लिए सबसे उत्तम शिक्षा व्यवस्था है, सरकार को केवल
उसी एक को चुनना चाहिए और अन्य पांचों को गैर कानूनी घोषित करके प्रतिबंधित कर देना चाहिए। यह सरकार को यह निर्णय तुरंत करना चाहिए। इसके निर्णय के लिए पौराणिक समाज का धर्मगुरु बुलाना चाहिए, वैदिक समाज का धर्मगुरु, मदरसे का धर्मगुरु, कॉन्वेंट स्कूल का धर्मगुरु, निजी स्कूल का धर्मगुरु और सरकारी स्कूल का धर्मगुरु बुलाना चाहिए और सरकार से इस पर चर्चा करनी चाहिए कि यहाँ पर सबसे उत्तम शिक्षा व्यवस्था कौन सी है। जो सबसे उत्तम शिक्षा व्यवस्था लगे सरकार को उसको सरकारी राज्य के अधीन करनी चाहिए और बाकी 5 शिक्षा व्यवस्थाओं को नष्ट कर देना चाहिए। यदि भारत में ये 6 प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं चलती रहेगी तो भारतीय समाज घोर अलगाववादी हो जाएगा और अलगाववादी मनुष्य अलग अलग राष्ट्र की मांग करते हैं और वह देश के टुकड़े कर देते हैं। फिर आता है पंथवाद। पंथवाद में हम देखते हैं भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन इस प्रकार के धर्म चल रहे हैं। यानी कि सभी संप्रदाय, सभी पंथ ये मानते हैं कि भारत में हम हिंदू धर्म है, हम मुस्लिम धर्म है, हम सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? जो 140 करोड़ का भारतीय समाज है वह ये नहीं जान पाता है कि इनमें सच्चा धर्म कौन सा है और झूठा धर्म कौन सा है, क्योंकि सभी 140 करोड़ की जो आबादी है वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन को मिलाकर बनती है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वह इन सब के धर्मगुरु को बुलाए और इनसे आपसी चर्चा करे। इन सबसे जो सबसे उत्तम धर्म हो उसे राष्ट्र के लिए रख ले और अन्य सभी धर्मों को प्रतिबंधित लगा के नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि राष्ट्र में केवल और केवल एक ही धर्म होना चाहिए और एक ही मान्यताएं होनी चाहिए। यह अलगाववाद उत्पन्न करता है हिंदू होने पर, मुस्लिम होने पर, सिख होने पे, ईसाई होने पे, बौद्ध होने पे और जैन होने पे। जब हम कहते हैं पहला आधार होता है बच्चों का शिक्षा। शिक्षा में आपको अलग अलग शिक्षाएं दी जा रही है जिससे कि आप अलगाववादी बन सके। फिर आपको संप्रदाय और पंथ के नाम पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन इत्यादि धर्मों का अनुयायी बनाया जा रहा है ताकि आप अलगाववादी बन सके। फिर आता है समाज। यानी कि आप हिंदू समाज के हैं, आप मुस्लिम समाज के हैं, आप सिख समाज के हैं, ईसाई समाज के हैं, बौद्ध समाज के हैं और जैन समाज के हैं। यह सब आपको इसलिए मन में भरे आ रहा है ताकि इसके द्वारा आप अपने अपने समाज के जो धर्मगुरु है, जैसे हिंदू समाज के धर्मगुरु है ब्राह्मण, मुस्लिम समाज के धर्मगुरु है मौलाना उलेमा, सिख समाज के धर्मगुरु है ग्रंथी, ईसाई समाज के गुरु है फादरी, बौद्ध समाज के गुरु है भंते और भिक्षु और जैन समाज के जो धर्मगुरु है वह है मुनि। यानी कि 6 प्रकार का समाज इसलिए खड़ा किया गया है ताकि ये 6 के 6 समाज अपने धर्मगुरुओं की जीविका को बढ़ा सके। यानी कि वह इनको दान दे सके, भीख दे सके, चंदा दे सके और डोनेशन दे सके, जिससे कि वह समाज को अलग अलग भागों में बांटे रखे। इसलिए सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन होना ही अपने आप में अलगाववाद की निशानी है। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि जो भारत में शिक्षाएं व्यवस्थाएं चल रही है, जो पौराणिक है, वैदिक है, मदरसा है, कॉन्वेंट है, निजी है और सरकारी है, इन सबको केवल एक भारतीय शिक्षा की पहचान देनी चाहिए और अन्य सभी को नष्ट कर देनी चाहिए। जो पंथ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, इन सबको नष्ट कर कर केवल एक भारतीय पहचान देनी चाहिए। और जो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन है जो समाज को अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, अलगाववादी बना रहे हैं, इन सबको भी नष्ट करके केवल और केवल एक भारतवासी की पहचान देनी चाहिए। जब वह इतना कर लेते हैं फिर आता है भाषावाद। भाषा के नाम पे भारत में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कश्मीरी, पाली, तमिल, तेलुगु और मराठी इत्यादि भाषाएं चल रही है। यहाँ पर हिंदी वाला घृणा करता है उर्दू से
उर्दू वाला घृणा करता है पंजाबी से, पंजाबी वाला घृणा करता है कश्मीरी से, कश्मीरी वाला घृणा करता है पाली से, पाली वाला घृणा करता है तमिल से, तमिल वाला घृणा करता है तेलुगु से, क्षमा कीजिएगा, और तेलुगु वाला घृणा करता है मराठी से। यानी कि भाषा के नाम पे भी यहाँ पर समाज अलगाववादी हो गया है। यानी कि वह अपनी अपनी भाषा को ही विशेष महत्व देता है, जबकि विचारने बात तो ये है कि भारत को हम भारत भी नहीं बना पा रहे हैं और हम इसे किसी भी एक ऐसी मान्यता में नहीं बांध पा रहे हैं जिससे हम इसे राष्ट्रवाद सिद्ध कर सके। इसलिए जो हम कहते हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्थाएं चल रही है वह 6 प्रकार की है: पौराणिक, वैदिक, मदरसा, कॉन्वेंट, निजी और सरकारी। इनको नष्ट कर कर केवल एक भारतीय शिक्षा पद्धति लागू होनी चाहिए। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, इन सबको नष्ट करके भारत को या तो केवल एक ही भारतीय धर्म के अनुकूल चलना चाहिए। तीसरा जो समाज है, जिसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन कह रहे हैं, इन सबको भी केवल और केवल भारतीय बनाना चाहिए, केवल एक ही समाज। फिर आता है भाषा, भाषा में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कश्मीरी, पाली, तमिल, तेलुगु और मराठी इत्यादि अनेक भाषाएं आती है। इन सबको भारत में इन सब में केवल एक राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देनी चाहिए, जिसको सभी लोग पढ़े और सभी लोग सीखे, चाहे वह कोई सी भी भाषा हो जो आपको समझ आती हो, जो भारत में ज़्यादा बोली जाती हो, उसी को ही राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दीजिए, ताकि धीरे धीरे सभी लोग एक ही भाषा में बन सके। फिर आता है राज्यवाद। राज्यवाद के अंदर लोग मानते हैं कि हम महाराष्ट्र के हैं, हम हरियाणा के, हम बिहार के हैं, झारखंडी है, उड़ीसा के हैं, पंजाब के, गुजरात के, तमिल के, केरला के और कश्मीर के हैं, या फिर इत्यादि अलग अलग शहर के हैं। यहाँ पर भी लोग अपने आप को अलगाववादी बताने की कोशिश करते हैं। वह ये बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम केवल भारतीय हैं, वह ये पुरजोर बताने का साहस करते हैं कि हम हरियाणा से हैं, हम महाराष्ट्र से हैं, हम बिहार से हैं, झारखंड से है, उड़ीसा से है, पंजाब से है, गुजरात से है, तमिलनाडु से है, केरला से है, कश्मीर से है। वह इस बात पर गर्व ही नहीं करते हैं कि हम भारतीय हैं। जब तक उन्हें इस बात पर गर्व नहीं है तब तक वह किस दिशा में जा रहे हैं पता नहीं। वैसे ही उन सबके आदर्श पुरुष अलग अलग हैं। जैसे हिंदुओं में 2 संप्रदाय निकल के आते हैं, पहला है दलित संप्रदाय और दूसरा है सवर्ण संप्रदाय। यानी कि जो दलित संप्रदाय है वह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपना महापुरुष मानता है, और दूसरा जो सवर्ण समाज है वह श्री राम और श्री कृष्ण जी को अपना आदर्श पुरुष मानता है। वैसे ही मुस्लिम समाज है वह पैगंबर मोहम्मद को अपना धर्मगुरु मानता है, आदर्श पुरुष मानता है। वैसे ही सिख समाज है वह गुरु नानक को और गुरु गोविंद को अपने आदर्श पुरुष मानते हैं। वैसे ही ईसाई समाज है वह अपने ईसा मसीह को अपना आदर्श पुरुष मानते हैं। वैसे ही बौद्ध समाज है वह अपने आदर्श पुरुष को अपना गुरु मानते हैं। वैसे ही जैन समाज है। यानी कि हमारे जो आदर्श पुरुष है राष्ट्र के वह भी अलग अलग है। इसलिए हमें ये समस्या हो जाती है बताने में कि कौन सा राष्ट्र का कौन सा पुरुष है, क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है तो केवल पहली कारण है शिक्षा, दूसरा कारण है पंथ, तीसरा कारण है समाज, चौथा कारण है सब भाषा, पांचवा कारण है आदर्श और छठा कारण है राज्य। यानी कि भारत इतना अलगाववादी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर अलगाववाद उत्पन्न होने का कारण यही है कि भारत में जो राज्य जिस जगह ज़्यादा अलगाववादी हो जाएगा वह अलग राष्ट्र की मांग कर लेगा। भारत में जो जातियाँ है, जातियों के नाम पर भी सही सभी जगह अलग अलग अलगाववाद चल रहा है। यानी कि जो समाज जिस जाति का है और जहाँ पर जिस जाति की अधिक संख्या है वह वैसे उसे अलगाववादी राज्य घोषित कर देते हैं, अलगाववादी गांव घोषित कर देते हैं, अलगाववादी शहर घोषित कर देते हैं। यानी कि पूरा भारतीय समाज इसी मानसिकता से ग्रसित है जिसे हम अलगाववाद कहते हैं। अलगाववाद के कारण ही भारत पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन में बट चुका है। यहाँ पर सभी मनुष्य की अलग अलग मानसिकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत में सबसे घातक कौन सी मानसिकताएं चल रही है। भारत 6-7 प्रकार की शिक्षाओं से ग्रसित है, 6-5-7 प्रकार के पंथों से ग्रसित है, 6-7 प्रकार की
समाज से ग्रसित है। 8 10 50 25 25 या 50 प्रकार की भाषाओं से ग्रसित है। 100 200 जातियों से ग्रसित है। 1000 आदर्श पुरुषों से ग्रसित है। 20 30 राज्यों से ग्रसित है और अलग अलग मानसिकता से ग्रसित है। यानी कि अलग अलग से अलगाववाद उत्पन्न होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है जो पूरा भारत है वह अपने आप में ही एक अलगाववादी समाज है। यदि हम इसका समाधान चाहते हैं तो इसका समाधान केवल और केवल यही है कि जो 140 करोड़ की आबादी है भारतीयों की, वह राष्ट्रीय पुरुष हो जाए। यानी कि वह राष्ट्रीय पुरुष होकर कार्य करे। वह जब राष्ट्रीय पुरुष होंगे तो उनके लिए ये चीज़ सरल हो जाएगी कि वह अपने आदर्श पुरुषों को किसे माने, अपने धर्म ग्रंथ को किसे माने या अपने मान्यताओं को किसे माने। यदि मान लीजिए अभी जब हम ग्रंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हिंदुओं का धर्म ग्रंथ अलग है, मुस्लिमों का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, बौद्धों का अलग है और जैनों का अलग है। यानी कि ये जो भारत में अलगाववाद है इसका मूल आधार है धर्मगुरु। इसका मूल आधार धर्मगुरु क्यों है? क्योंकि धर्मगुरुओं के पास कोई काम धंधा नहीं होता। धर्मगुरुओं के पास जब कोई काम धंधा ही नहीं है तो उनका यही कर्तव्य बनता है वह अपने अपने समाज को हिंदू बनाए, मुस्लिम बनाए, सिख बनाए, ईसाई बनाए, बौद्ध बनाए और जैन बनाए। यदि वह अपने अपने समाज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे जो धर्म गुरुओं का पेट है वह कैसे भरेगा। यानी कि भारत में ये जो अलगाववाद है इसका दो कारण है। पहला कारण है भारतीय शिक्षा पद्धति और दूसरा कारण है धर्मगुरु। यदि शिक्षा पद्धति बदली जाती है, उसे एक करी जाती है तो इसका समाधान हो जाएगा। और यदि इन धर्म गुरुओं पे प्रतिबंध लगाया जाता है तो भी समाधान हो जाएगा। यहाँ पे अलगाववाद आता है पंथ से, आस्था से, मान्यता से और संप्रदाय से। इसलिए ये भारत के लिए एक जटिल विषय तो है लेकिन इसका समाधान है। समाधान ये है कि पूरे भारत को एक भारतीयता की दृष्टि से देखा जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं भारत में जो ये 6 प्रकार की शिक्षाएं चल रही है इसे केवल भारतीय शिक्षा पद्धति में बदल देना चाहिए। ये जो पंथ चल रहा है इसे केवल भारतीय समाज में बदल देना चाहिए। ये जो समाज चल रहा है इसको केवल भारत में बदल देना चाहिए। और ये जो भाषाएं चल रही है इसे केवल एक राष्ट्रीय भाषा में बदल देना चाहिए। ये जो जाति चल रही है इसे केवल एक जातीय भाषा में बदल देना चाहिए, राष्ट्रीय जाति में बदल देना चाहिए। और ये जो आदर्श पुरुष चल रहे हैं इन्हें केवल अपने समाज के आदर्श पुरुषों की दृष्टि में बदल देना चाहिए। ये जो राज्य चल रहे हैं इन सबको एक ही मान्यता के आधार पर समझना चाहिए। ये जो मानसिकताएं चल रही है अलग अलग इसको भी एक ही दृष्टि से समझना चाहिए। और जो ये राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है वह केवल भारतीय संविधान ही हो सकता है। यानी कि भारतीय संविधान को मानने से इस समस्या का समाधान है। यदि हम भारत की दृष्टि में खड़ा करना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं तो हमारे पास केवल और केवल एक ही तरीका है। या तो हम उसे भारतीय संविधान के अनुकूल समझ ले या फिर हमारी जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान है उसके अनुकूल समझ ले। लेकिन यदि हम उसके अनुकूल समझते हैं तो हमारे साथ कुछ समस्या आती है। यदि हम वेद के आधार पर समाज को एक करते हैं तो हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे इन सबको गैर कानूनी घोषित करना पड़ेगा क्योंकि ये सब वेद की दृष्टि में नहीं हो सकते। लेकिन यदि इसका समाधान दूसरा है भारतीय संविधान, यहाँ पर सबको एक शिक्षा के आधार पे, एक समाज के आधार पे, एक परिवार के आधार पे, एक भाषा के आधार पर, एक राज्य के आधार पर
एक धर्म ग्रंथ के आधार पे और एक नीति नियम कायदे के आधार पर एक किया जा सकता है। जब हम इन सबको एक करते हैं तभी यह राष्ट्रवादी विचारधारा में बन सकता है, अन्यथा ये अलग अलग जाकर अलगाववाद ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि अलगाववाद से ही अलग अलग समाज उत्पन्न होता है। भारत में अलगाववाद इतना गहरा घुसा हुआ है कि यदि आप किसी भी अन्य संप्रदाय को छेड़ने जाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि आप उसे नष्ट कर रहे हैं। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि वह सभी संप्रदाय के धर्मगुरुओं को एक साथ बैठाए, उससे चर्चा करे और उन सबको एक एक टेस्ट का पेपर दे दीजिए। उनसे पूछिए कि राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धति कौन सी है। इस छोटे से 1 घंटे के पेपर से आप उन सभी धर्मगुरुओं के विषय में समझ जाएंगे। जिसका पेपर अच्छा हो, जिसका पेपर ओके हो, उसके अनुकूल पे राष्ट्र का निर्माण कर दीजिए और बाकी सभी व्यक्तियों को समाज से नष्ट कर दीजिए और उसे गैर कानूनी घोषित कर दीजिए। जब किसी चीज़ को गैर कानूनी घोषित किया जाता है तो सबसे पहले उस पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जब वह प्रतिबंध लगता है तो वह चीज़ें धीरे धीरे समाज से स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इसी को कहा जाता है गैर कानूनी घोषित करके समाज से प्रतिबंध कर दीजिए। भारत में जो ये अलगाववाद चल रहा है यह इतना घातक है कि ये भारत को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा जिसे आप गिन भी नहीं पाएंगे। भारत एक ज्वालामुखी पे खड़ा हुआ भारत एक ज्वालामुखी पे खड़ी हुई भूमि है जो अनेक प्रकार से अनेक बार विस्फोट होगी और वह अनेक प्रकार भारत को बांटती चली जाएगी। भारत में ये बीमारी बड़ी ही घातक है और इसका समाधान नहीं किया जा रहा। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।